हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में स्वागत है। इस सेशन में हम लोग प्रस्तावना के ऊपर लास्ट जो लेक्चर है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें जो प्रस्तावना में शामिल कुछ व्याख्यायित शब्द है जिसके ऊपर हम लोगों का क्लास चल रहा है। तो जो बचे हुए महत्वपूर्ण शब्द हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यह देखेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है, और दूसरा क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इसी टॉपिक पर आज का क्लास है। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको जो प्रत्येक दिन की जानकारी दी जाती है वो आप जान लें। तो आप जो है सो आपका जो यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज है और इसी नाम से मेरा ऐप भी है जिसको आमंत्रण क्लासेज ऐप कहते हैं, इस पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास मिलता है। दूसरा, आपको अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिकी है उसका डीप एनालिसिस मिलता है ताकि आप पीटी और मेंस दोनों में आप उसका बेनिफिट उठा सकें। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाता है। आने वाले समय मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा, उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तीसरा, आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास लेक्चर उपलब्ध होगा। अभी आपको पॉलिटी का मिल रहा है, बहुत जल्दी आपको हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोलॉजी सभी का क्लास मिलेगा। और चौथा, आपके लिए भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का भी कोर्स डिजाइन किया जाएगा, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और निबंध की क्लासेस भी आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस संदर्भ में यदि आपके पास कोई क्वेरी है, आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर दूरभाष जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम जरूर आपके प्रश्नों का हल करेंगे। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, क्लास पीडीएफ, क्लास लिंक सभी आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है। और आप मेरा क्लास जो है सो मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं, जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है। ये इस क्लास का ऐप का जो है वो लिंक है, तो इस लिंक के थ्रू भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो वो सारी सुविधाएं जो आपको यूट्यूब पर मिलती है वहाँ भी मिलेगी। यहाँ पर कुछ और स्पेशल फीचर्स होगा जो आपके लिए उपलब्ध किया जाएगा। तो आप ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और इस संदर्भ में यदि कोई भी क्वेरी है आपके पास तो ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्लास की शुरुआत करने से पहले ये कहूँगा कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप कंटेंट को एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या कंटेंट आपको मिल रहा है। और इस चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब होते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे लिए एनर्जी का भी काम करता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आप अपने ग्रुप में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो क्लास हो जाएगा वो किस पर आधारित है, तो वो प्रस्तावना पर आधारित है। और प्रस्तावना का ये जो लेक्चर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, लेक्चर संख्या 3 हो जाएगा। तो इस लेक्चर संख्या में चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा टॉपिक की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यह जान लें कि अब तक हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या कवर कर लिया है वो। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो प्रस्तावना है, सबसे पहले यही देखा था कि प्रस्तावना क्या होता है। किसी भी संविधान में जो प्रस्तावना होता है तो प्रस्तावना क्या होता है, सबसे पहले ये देखा था। दूसरा, हमने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है प्रस्तावना का महत्व। और फिर प्रस्तावना में जो शब्दावली है उसकी व्याख्या, जिसमें आपने संप्रभुता क्या होता है इसका डिफरेंट एंगल से व्याख्या। संप्रभुता के बाद जो समाजवादी भारतीय संविधान में शब्द लिया गया वो, समाजवादी के बाद जो धर्म निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में लिया गया वो, फिर इसमें जो स्वतंत्रता शब्द समाहित है वो, इसमें जो लोकतंत्र शब्द समाहित है वो, और लोकतंत्र के बाद जो गणतंत्र शब्द समाहित है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ये सारा सेक्शन हम लोग जान चुके हैं। तो आज के सेक्शन में हम लोग 3 एरिया पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो 2 जो व्याख्यायित शब्द बचा हुआ है, इसमें एक आज हम लोग चर्चा किस पर करेंगे, तो समता पर चर्चा करेंगे, समता या समानता जिसको आप कहते हैं। और दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे बंधुत्व के ऊपर, चर्चा करेंगे बंधुत्व के ऊपर। फिर तीसरा जो इसमें सेक्शन हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसे संविधान का भाग माना जाना चाहिए या नहीं। तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है इस पर।
और इसी तरीके से एक क्वेश्चन कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये 4 टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो 2 विश्लेषण करने के लिए बचे हुए शब्द हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो विश्लेषण करने के लिए शब्द बचा हुआ वो क्या है, समता। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो समता शब्द है इसकी जो दार्शनिक व्याख्या करेंगे या जो राज्य के हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहला अर्थ ये निकलता है कि समता का अर्थ है कि समाज में विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति। समाज में किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी, किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की क्या होगी, विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति। और विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति एब्सेंट होने का अर्थ है कि इसी का अर्थ अब हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी भेदभाव के साथ व्यक्ति के साथ क्या होगा, समान व्यवहार किया जाएगा। इसका अर्थ ये निकला कि बिना किसी भेदभाव के क्या होगा, बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। व्यक्ति के साथ क्या होगा, व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। अब ये तो हम समझ गए कि समाज में किसी भी प्रिविलेज्ड वर्ग की अनुपस्थिति होगी, कोई भी विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। और इसका अर्थ होता है कि किसी भी भेदभाव के बिना व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब यहाँ पर भेदभाव को यदि हम बड़े तौर पर शामिल करेंगे तो इसमें क्या है कि 4 आयाम शामिल हैं, 4 आयाम शामिल है, 4 डायमेंशन शामिल है। और बिना किसी भेदभाव के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो इसमें जो 4 डायमेंशन शामिल है उसमें एक क्या शामिल है, तो पहला शामिल है इसमें नागरिक समता। नागरिक समता या समानता शब्द कहेंगे तो नागरिक के स्तर पर समानता। दूसरा कौन सा इसमें डायमेंशन है, तो राजनीतिक स्तर पर समानता, पॉलिटिकल स्तर पर क्या होना चाहिए, व्यक्ति के साथ समानता। तीसरा क्या होना चाहिए, आर्थिक स्तर पर समानता। आर्थिक स्तर पर क्या होना चाहिए, समानता, आर्थिक स्तर पर समानता। और चौथा क्या होना चाहिए कि सामाजिक स्तर पर समानता, सामाजिक समानता। तो ये 4 डायमेंशन अपने आप में ये समाहित किए हुए हैं। और इसी आर्थिक समानता का जो लक्ष्य है, चूंकि ये सब तो संविधान में पहले था, ऐसे ही आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो अब ये जो 4 फिलॉसफी है इसमें, जिसमें नागरिक स्तर पर समानता की बात है, राजनीतिक स्तर पर समानता की बात है, आर्थिक स्तर पर समानता की बात है, सामाजिक स्तर पर समानता की बात है, और साथ ही साथ इसमें कहेंगे कि सांस्कृतिक स्तर पर भी समानता समाहित है। किसी भी स्तर पर डिस्क्रिमिनेशन का विभेद इसमें है। ये जो इतनी चीजें इस प्रस्तावना के में शामिल है समानता में, इसको प्राप्त करने का कहाँ पर प्रयास किया गया, प्राप्त करने का प्रयास, प्राप्त करने का प्रयास। किसको प्राप्त करने का प्रयास, तो जो नागरिक स्तर पर समानता प्राप्त करना है, जो राजनीतिक स्तर पॉलिटिकल स्तर पर करना है, जो सामाजिक स्तर पर करना है, जो आर्थिक स्तर पर करना है, जो सांस्कृतिक स्तर पर करना है। तो इसको आप देखेंगे तो संविधान के विभिन्न भाग और विभिन्न अनुच्छेदों में इसको प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो इसको कहाँ पर प्रयास करने क्या है, तो संविधान के विभिन्न भाग हो जाएंगे, विभिन्न भाग और विभिन्न अनुच्छेदों में, आर्टिकल में, विभिन्न अनुच्छेदों में क्या किया गया है, इसको प्राप्त करने का प्रयास किया गया अनुच्छेदों में। तो कुछ एग्जाम्पल हो जाए ताकि आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, आंसर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे आर्टिकल जो है 14 है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है, इसमें कहता है
कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्या होगा, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, और क्या है, और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है, समान संरक्षण। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविधान में कानून के समक्ष भी समानता की बात समाहित है, विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ हुआ कि कानून के समक्ष क्या है कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे अर्थ क्यों हो, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के समक्ष सभी को समान माना जाएगा, चाहे वो भारत में रहने वाले धनपति कुबेर क्यों नहीं हो और एक रोड पर रहने वाला स्ट्रीट वेंडर क्यों ना हो, सबको कानून के समक्ष क्या है, समान रूप से देखा जाएगा। और विधियों का समान संरक्षण, साथ ही साथ उन्हें क्या है कि विधि का समान संरक्षण भी प्राप्त होगा, किसी भी आर्थिक तौर पर या किसी भी प्रकार से इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद क्या कहता है, 14 कहता है। इसी तरीके से आपका जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15 है, ये अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी के साथ, नागरिक स्तर पर या व्यक्ति के स्तर पर किसी भी के साथ क्या होगा, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म, भाषा, लिंग, इन सब के आधार पर क्या है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो मैंने कहा कि सांस्कृतिक समानता भी समाहित है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि धर्म हुआ, भाषा हुआ, लिंग हुआ, इस सब के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो समता शब्द है भारतीय संविधान में, ये सांस्कृतिक समानता की भी बात करता है, सांस्कृतिक समानता की, जिसको आप एक सामाजिक संस्कृति कह सकते हो। ये हो गया 15। इसी तरीके से 16 अनुच्छेद भी क्या कहता है कि 16 अनुच्छेद कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या होना चाहिए, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में क्या होना चाहिए, अवसर की समानता, यानी कि सरकार के अधीन, राज्य के अधीन जो पद है उसमें क्या होना चाहिए, किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कई तरीके की चीजें हैं, तो इसी 16 अनुच्छेद का कई सारा क्लॉज है जिसमें राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य को यदि यह लगता है कि समाज के किसी अमुक वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसके लिए वो अलग से प्रावधान कर सकता है, जो संविधान 16 का क्लॉज कहता है, अनुच्छेद 16 का क्लॉज कहता है। तो पहले तो ये याद रखना है कि अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। इसका अर्थ यह होगा कि राज्य के अधीन जो सरकारी सेवा का पद है उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर वही अनुच्छेद का क्लॉज है कि राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े की स्थिति है, और अब तो यदि आप देखेंगे कि जो EBS, EWS सबको आरक्षण दिया गया वो अब आर्थिक ही है, क्योंकि वो उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान एक तरीके से। तो आर्थिक स्तर पर यदि लगता है राज्य को, सरकार को कि अमुक वर्ग का प्रावधान नहीं है इस सेवा में, तो उसके लिए वो विशिष्ट प्रावधान कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कहाँ प्रयास किया गया है, तो आर्टिकल 17 में। और 17 में किसके अंत का है प्रभाव, तो अस्पृश्यता के अंत करने का, जिसको हम छुआछूत या अनटचेबिलिटी कहते हैं, तो अस्पृश्यता का अंत हो, इसका इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके लिए आप देखते हैं कि भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया है, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से जो आर्टिकल 18 है, तो आर्टिकल 18 जो है उसमें क्या है, उपाधियों के अंत का प्रावधान समाहित, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों के अंत से आपको यहाँ पर दो चीजें समझनी है कि एक, कौन सी उपाधि अब नहीं दिए जा सकते हैं, तो जैसे ब्रिटिश जमाने में राय बहादुर का उपाधि दिया जाता था, नवाब बहादुर को उपाधि दिया जाता था, नवाब का उपाधि दिया जाता था, कैसर ए हिंद का उपाधि दिया जाता था। तो इस तरीके के उपाधि अब नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये समाज में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, ऊंच और नीच के बोध को ये व्यक्त करता है। तो इसको, लेकिन आपको लग रहा होगा कि अभी भी भारत में भारत रत्न दिए जाते हैं या सैन्य सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे पुरस्कार के रूप में नहीं दिया गया, बल्कि राष्ट्र के लिए किए गए सेवा,
अभी जैसे आपने देखा पद्मश्री, पद्म भूषण या अर्जुन पुरस्कार सब जो भी दिया गया है, तो वो उनको एक तरीके से पारितोषिक है, उन्होंने जो राष्ट्र की सेवा की है, तो राष्ट्र की सेवा के लिए उन्हें दिया गया एक प्रकार का पारितोषिक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से ये सभी 14 से लेके जो 18 तक है, ये समता का अधिकार है। तो इन सभी अनुच्छेद के माध्यम से क्या किया गया है कि समता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से एक दो और अनुच्छेद यदि और चर्चा हो जाए तो अनुच्छेद 325 भी इसमें एक चर्चा का योग्य है। तो अनुच्छेद 325 क्या करता है, यह राजनीतिक समानता को स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है, तो राजनीतिक समता को स्थापित करता, राजनीतिक क्षमता को स्थापित करता। अब आप कहेंगे कि 325 राजनीतिक क्षमता को कैसे स्थापित करता है भाई, तो इसमें किसका प्रावधान है, मतदाता सूची का प्रावधान है। इसमें किसका प्रावधान है, मतदाता सूची का। और मतदाता सूची में जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाते हैं उसमें किसी के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। इसका एक ही आधार है मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कि आप 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिए हों। तो यदि आप 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिए हैं तो फिर क्या है कि आप चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी विश्वास को मानने वाले हों, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आपका नाम मतदाता सूची में होगा और उस आधार पर आप लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी ले सकते हैं। तो ये एक अनुच्छेद 325 है जिसमें मतदाता सूची में है वो, और इसी के आधार पर जब आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा तो अनुच्छेद 326 के तहत क्या है आपको कि वयस्क मताधिकार का राइट दिया गया। किसका अधिकार का राइट, वयस्क मताधिकार का, कि इसमें भी आपका राजनीतिक तौर पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये भारतीय संविधान कहता है। तो तीन चीजें आप समझ गए इसमें संक्षिप्त में। एक आप क्या समझ गए कि सबसे पहले कि समता का क्या अर्थ होता है, भारतीय संविधान में जो समता शब्द प्रयोग किया गया वो किन किन शब्दों में होगा प्रस्तावना में, और फिर उसको प्राप्त करने का प्रयास कहाँ पर किया गया है वो, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बेसिकली कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित होने के कारण क्या है कि इसमें भी कई सारे आर्टिकल है, जैसे अनुच्छेद आप देख लोगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें 39A है एक अनुच्छेद। 39A क्या कहता है कि स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। आप इसकी भी जरूर चर्चा करेंगे जब इस तरीके का प्रश्न हो अनुच्छेद 39A का, कि इसमें स्त्री और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, अंत करता है। तो प्रावधान जरूर हमें जिक्र करना है कि कहां पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। लास्ट जो शब्दावली है वो क्या है, बंधुता है। तो बंधुता क्या है और बंधुता क्यों शामिल किया गया भारतीय संविधान में, ये हमें देखना है, और इसका मौलिक उद्देश्य क्या है ये आपको देखना है। तो बंधुता का अर्थ क्या है, सभी जानते हैं कि बंधुता का अर्थ क्या है। तो बंधुता का अर्थ पहला, दूसरा ये जो बंधुता है ये इसका जो व्याख्या करेंगे तो किस प्रकार की बंधुता किसमें बात की गई, किस प्रकार का अर्थ आप यहाँ पर स्तर भी लिख सकते हैं, किस लेयर की बंधुता की बात इस दर्शन में समाहित है, और इस तरह की जो बंधुता शामिल की गई इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो उद्देश्य को हम दो सेक्शन में बांट कर देख सकते हैं। एक इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या उद्देश्य है, और दूसरा जो इंटरनेशनल स्तर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बंधुता का क्या उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सबसे पहले बंधुता क्या है ये हमें देखना है, और बंधुता की व्याख्या करेंगे तभी हम इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो बंधुता का जो अर्थ होता है ये होता है आपसी भाईचारे की भावना, आपसी भाईचारे की भावना, आपसी भाईचारे की भावना होती है। बंधुता का अर्थ क्या होता है कि समाज में या राष्ट्र में या राज्य में रहने वाले जो विभिन्न
धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति या विभिन्न पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उन लोगों के बीच क्या होनी चाहिए, एक मिलाप की भावना होनी चाहिए, भाई भाई की भावना होनी चाहिए कि ये हम सभी क्या हैं, एक भारतवासी हैं, हम एक राज्य के रहने वाले हैं। हम की भावना होनी चाहिए, मैं की भावना इनके बीच नहीं होना चाहिए, ये हमें देखना है। तो आपसी भाईचारे की भावना। और ये जो बंधुता शब्द है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया प्रस्तावना में, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया शब्द है, फ्रांसीसी क्रांति से, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के 3 महत्वपूर्ण डिमांडें थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये जो तीनों आपने देखा है, स्वतंत्रता, समानता का जिसका जिक्र किया है और बंधुत्व, ये तीनों फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति से जो लिया गया ये शब्द है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो शामिल है, इसका ब्रॉडर अर्थ है। ब्रॉडर अर्थ क्या है कि बंधुता का अर्थ जो यहाँ पर है, पहला तो आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रत्येक नागरिक के स्तर पर क्या होना चाहिए, भाईचारे की भावना। और जाहिर सी बात है कि जब प्रत्येक नागरिक के स्तर पर भाईचारे की भावना होगी तो यही हमें क्या बढ़ावा देगा, ये कहाँ पर ले जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा, यदि नागरिक स्तर पर भाईचारे की भावना बढ़ेगी तो ये सामाजिक या सामुदायिक भाईचारे की भावना की ओर ले जाएगा। इसमें सामाजिक और सामुदायिक कम्युनिटी के स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर भाईचारे की भावना में वृद्धि हो, वो यानी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग से आपस में मिलजुल कर रहे हैं, यह माने कि हम सभी एक हैं, तो वो सामुदायिक स्तर की भावना। जाहिर सी बात है कि यदि सामुदायिक स्तर की भावना में वृद्धि होती है तो फिर क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो बंधुता की भावना है, राष्ट्रीय स्तर पर बंधुता की भावना समाहित है कि राष्ट्रीय स्तर पर बंधुता की भावना में वृद्धि हो। और जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए तो फिर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बंधुता की भावना में वृद्धि होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो बंधुता का दर्शन है, ये इसी 4 चीजों को समाहित किए हुए है कि नागरिक स्तर पर भाईचारे, प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर भाईचारे की भावना हो, उसके बाद सामुदायिक और सामाजिक स्तर पर भाईचारे की भावना हो, फिर राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे की भावना हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे की भावना हो। ये जो बंधुता शब्द शामिल किया गया, इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल उद्देश्य है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। राष्ट्र की क्या करना, राष्ट्र की एकता इसको बनाए रखना। तो इसका अर्थ है यहाँ पे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। और जाहिर सी बात है कि क्या मूल यहाँ पर क्या प्रयोजन है, तो मूल यहाँ पर प्रयोजन है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना, ये यहाँ पर क्या है, मूल उद्देश्य है। और जाहिर सी बात है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो बाधक तत्व होता है वो भाईचारे की भावना से ही दूर हो सकता है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो बाधक तत्व है, जो बाधक एलिमेंट है, बाधक तत्व है, वो कौन सा है बाधक तत्व, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो बाधक तत्व है, इसको यदि हम अगले पेज पर लेके चले जाएंगे तो और ज्यादा स्पेस हमें मिल जाएगा। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो बाधक तत्व है वो कौन सा बाधक तत्व है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में सांप्रदायिकता जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधक है। सांप्रदायिकता हुआ, सांप्रदायिकता के साथ साथ जो भाषावाद होता है, भाषावाद बाधक है। भाषावाद के बाद जो पृथकतावाद होता है, पृथकतावाद, वो इसके मार्ग में बाधक होता है। फिर इसी तरीके से जो क्षेत्रवाद की भावना होती है, क्षेत्रवाद राष्ट्र की एकता और अखंडता में क्या होता है, बाधक होता है। इसी तरीके से जो जातिवाद की भावना है, ये सब क्या है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधक है। इसी तरीके से जो आप कहेंगे जातीय नरसंहार, इस तरीके से जो भी घटनाएं होती है,
वो सभी क्या है कि राष्ट्र के एकता और अखंडता में बाधक। जाहिर सी बात है कि राष्ट्र के एकता और अखंडता में ये जो बाधक तत्व हैं, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, नियंत्रित कम कैसे कर सकते हैं, नियंत्रित इसको कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। सांप्रदायिकता को, भाषावाद को, पृथकतावाद को, क्षेत्रवाद को, जातिवाद को, अलगाववाद को, इन सभी को समाप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन उन कई तरीकों में जो एक मूल तत्व है वो क्या है कि देश के प्रत्येक जनता में क्या होना चाहिए, बंधुता की भावना में वृद्धि होनी चाहिए, बंधुता की भावना बढ़े। जब तक व्यक्ति के स्तर पर लगाव नहीं होगा, समाज के स्तर पर लगाव नहीं होगा, तब तक हम इन राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं इनको रोक नहीं सकते। तो इसीलिए भारतीय संविधान में क्या है कि इससे आप संविधान निर्माताओं की कितनी दूरगामी सोच थी उसको भी आप अंदाज लगा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका मूल उद्देश्य है बंधुता का, कि एकता और अखंडता को बनाए रखना। और एकता और अखंडता, क्योंकि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता में जो बाधक तत्व होते हैं उस पर आप नियंत्रण कैसे लगाएंगे, कई तरीके होते हैं, लेकिन उसमें सर्वप्रमुख तत्व क्या हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच बंधुता की भावना बढ़े। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका उद्देश्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी शांति और सौहार्द का वातावरण हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो कि शांति और सौहार्द का वातावरण हो। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में जो बंधुता की भावना समाहित है वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, राष्ट्र की जो है शांति व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो एकता और अखंडता के मार्ग में बाधक तत्व है उसको समाप्त करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि अब इस तरह की जो बंधुता की भावना है यह हमें कहाँ ले जाता है, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो ये जो बंधुता की भावना है अब हमें कहाँ ले जाता है, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो एक अवधारणा थी जिसमें पूरे वसुंधरा को ही अपना घर माना गया है, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो वसुधैव कुटुंबकम है, तो ये वसुधैव कुटुंबकम की ओर हमें ले जाता है। तो आपको यहाँ तक इसको कनेक्ट करके लाना है कि आधुनिक संदर्भों में भारतीय संविधान में जो बंधुत्व की अवधारणा है वो प्राचीन भारतीय दर्शन संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से मिलती है, जिसमें पूरे धरा, पूरे वसुंधरा को ही क्या माना गया है, अपना घर माना गया है, अर्थात सभी के बीच भाईचारे की भावना बढ़नी चाहिए। तो ये आपके प्रस्तावना थे, और प्रस्तावना में जो शामिल विभिन्न शब्दावलियां हैं उसकी जो व्याख्या हो सकती है वो मैंने किया है। इसके ऊपर अब व्याख्या संभव भी नहीं है, तो आप इसको जरूर सुनिएगा। 3 वीडियो है, ये तीसरा लेक्चर है, और फिर आप अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। अब जो 2 सेगमेंट इसमें चर्चा की जो चीजें बची हुई है, वो 2 चर्चा की चीजें क्या बची हुई है, तो पहला क्वेश्चन है कि क्या, ये क्वेश्चन टैग के रूप में है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या उसका भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि हम अपने मत को अधिक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते इनकॉर्पोरेट को, हमें इसमें न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो चीजें आई है उसी के हिसाब से अपने विचार प्रकट करने थे। इस दृष्टिकोण से क्या है कि 2 महत्वपूर्ण बात है। एक बेरूबारी का मामला है, बहुत ही चर्चित मामला है, सभी को पता होगा इसके बारे में। एक बेरूबारी का मामला है, और दूसरा उससे भी फेमस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केशवानंद भारती का मामला कहते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो एक जो बेरूबारी का मामला है और एक जो केशवानंद भारती बनाम है, इसी 2 के सहारे आपको इस प्रश्न को लिखना है। मैं संक्षिप्त में लिखूंगा लेकिन आपको डिटेल में लिखना है। तो बेरूबारी मामले में न्यायालय ने यह माना था, इसमें न्याय निर्णय के तहत माना था कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी मामले में न्यायपालिका ने क्या माना था
तो बेरुबारी मामले में न्यायपालिका ने माना, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका ने माना कि जो है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना किसका भाग है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। और ऐसा प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि संविधान का जो प्रस्तावना है ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया। संविधान में प्रस्तावना सबसे लास्ट में जोड़ा गया, तो सबसे लास्ट में जोड़ा गया, इसके कारण कई ऐसे जो राजनीतिक विद्वान हैं, कानूनविद है, वो मानते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में कहा, किसमें? बेरुबारी मामले में, कि प्रस्तावना जो है ये संविधान निर्माताओं के मन को व्यक्त जरूर करता है, उनके क्या उद्देश्य थे, उनके क्या प्रयोजन थे, इन सभी को व्यक्त करता है, उनके उद्देश्यों को व्यक्त करता है, लेकिन इसे संविधान का अंग नहीं माना जाएगा। लेकिन आगे चलकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपने न्याय निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। इसमें इन्होंने मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान का क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यहाँ पर पीटी में भी ये प्रश्न आ सकता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और ये भी हो सकता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारती। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी लिखना है कि जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसने भी, इस पर भी काफी बहस हुआ था संविधान सभा में कि इसको संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए। तो संविधान सभा, जो संविधान निर्मात्री सभा समितियां थी, उन सब ने भी डिस्कशन करके फाइनल यही निष्कर्ष दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो फाइनल प्रेजेंट टाइम में आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। और जाहिर सी बात है कि संविधान का अंग, चूंकि पहले डिबेट था कि चूंकि पहले के विवाद, जो पहले बेरुबारी का इशू है, इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसी से एक प्रश्न उत्पन्न हो गया था उस समय कि क्या यदि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो अभी तो आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है। तो ये जो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ये बेरुबारी निर्णय के बाद ही मामला प्रकाश में आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने इसमें ये मान लिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर क्या होगा, कैसे निष्कर्ष निकलेगा, आप समझ गए होंगे दोनों मामले से क्या जा सकता। तो इसका भी जो होगा ना, हमें उसी तरीके से चलना है कि किस तरीके से जो है। तो यहां पर इसका सीधा सा अर्थ है कि 3 सेगमेंट के सहारे, इसका अर्थ है कि क्या संविधान के आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। 368 के तहत इसमें, यानी प्रस्तावना में, इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था किसके बाद? तो बेरुबारी मामले में निर्णय के बाद। और इसमें ऐसा क्यों कि चूंकि दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि चूंकि बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? तो बेरुबारी में सुप्रीम कोर्ट ने, अर्थात न्यायपालिका ने, प्रस्तावना को क्या माना था? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। संविधान का भाग नहीं माना था। और जाहिर सी बात है कि जो पार्ट संविधान का नहीं है उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता 368 का, क्योंकि 368 क्या कहता है? 368 कहता है कि इसके तहत संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन किए जा सकते हैं। अर्थात
बेरुबारी मामले तक क्या था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में क्या होगा, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, प्रस्तावना में संशोधन नहीं। और प्रस्तावना में संशोधन क्यों नहीं हो सकता, तो प्रस्तावना में संशोधन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। फिर ये मामला कहां पर जाकर क्लियर हुआ, तो वहीं पर फिर केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद मामले में, तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने निर्णय को पलटा। इसमें किसका मान लिया था, इसमें मान लिया कि प्रस्तावना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और जाहिर सी बात है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि जो संविधान का भाग है उसमें क्या हो सकता है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन। तो इस बात के बाद क्या हुआ कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। फाइनली क्या निष्कर्ष है कि प्रस्तावना में क्या हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। 368 अनुच्छेद के तहत संशोधन हो सकता है, क्योंकि जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। संशोधन हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका ने यह भी कहा है कि मूलभूत ढांचे में, प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है, तो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा या उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। उसकी मूल विशेषताओं में संशोधन, यानी उसका जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रस्तावना का, उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, अर्थात उसमें मूलभूत तरीके से संशोधन नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इसका अर्थ यही निकलता है कि क्या आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो ये मामला सबसे पहले कहां पर उठा था, बेरुबारी के मामले में, क्योंकि बेरुबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था, निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो सब प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं हो सकता 368 के तहत। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, राज्य का दर्शन, क्षेत्र सब कुछ आगे बढ़ता गया, तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने न्याय की समीक्षा की, अपने पहले के न्याय को पलट डाला यहाँ पर और कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन होगा, अर्थात वर्तमान समय में प्रस्तावना संशोधन योग्य है। लेकिन इसमें यह क्लॉज लगा दिया गया है न्यायपालिका के द्वारा कि उसका जो मूलभूत विशेषता है, जो प्रस्तावना का मूलभूत ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रस्तावना से संबंधित लेक्चर था ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके मुझे कमेंट का इंतजार रहता है, तो मुझे और उस पर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं हम लोग। तो आप जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, ये बड़े दुख की बात है। तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बेनिफिट पहुंचे और ये लोग समझें कि किसी भी चीज का एनालिसिस किस तरीके से हो सकता है। तो सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।